ये एक्सीडेंट की खबर सुनकर यार मेरा बिल्कुल दिमाग जो है एकदम सुन रह गया। इसमें मतलब देखो कितने थे यहाँ पर, बाबा दादी, इसी के साथ में मम्मी पापा और एक और जो बच्चे थे यहाँ पर, ये ठीक है। तो इसमें चाचा और चाची वगैरह भी कुछ इस तरीके से, तो टोटल 7 लोगों की डेथ हो गई यहाँ पर। 7 लोगों की डेथ हो गई यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर चाचा और भतीजा ओनली 2 बचे हुए हैं, जो कि एक तरीके से मौत के साथ में जूझ रहे हैं। अभी उनकी भी पता नहीं है कि जान बचेगी या नहीं बचेगी। तो ये एक्सीडेंट यहाँ पर देखने को मिला। जो यहाँ पर बेसिकली जो एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, आप लोगों ने सुना होगा। ये ऐसी रोड बनाई गई है जिस पे बहुत ही हाई स्पीड में आप लोगों को गाड़ी चलती हुई नजर आएंगी, और इसके चलते यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पर कम से कम आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। देखो यार, मेरे तो मतलब मेरा मानना है कि कभी भी पूरा परिवार जो है एक साथ जो है वो कहीं घूमने नहीं जाना चाहिए। खासकर आज के टाइम पर जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है, पूरा का पूरा परिवार निपट गया यार। 7 लोगों की डेथ होगी और ओनली चाचा और भतीजा बचे हुए हैं यहाँ पर। तो आप लोग खुद सोचिए इसके बारे में। अगर ऐसा होता, चलो हाँ 2-2 4-4 आदमी घूमते हैं, तो कोई एक्सीडेंट भी हो इस तरीके, कम से कम घर में कुछ तो बचा रह जाए। बिल्कुल पूरा घर ही निपट गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। और इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान जाती है। ये नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं काम नहीं किया जा रहा है, पर लेकिन ये फिर भी चीज़ें जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बहुत ही अफलातून टाइप की ड्राइविंग हमारे देश में कई बार देखने को मिलती है। कई बार तो ऐसी कहावतें सुनी जाती है कि अगर किसी ने इंडिया में आकर ड्राइविंग कर ली ना, वो भाई साहब कहीं पर भी ड्राइविंग कर सकता है। मतलब कि ड्राइविंग का कोर्स जाकर इंडिया में ले लो, मतलब इंडिया की सड़कों पर निकलो, तो तुमको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को नहीं मिलेगी। खड़ी खड़ी गाड़ी को आकर ठोक देते हैं कई बार, तो ऐसी सिचुएशन बनती है। तो यार कहीं भी जाओ अपना सीट बेल्ट जो है वो जरूर लगा के रखो। और दूसरी बात यहाँ पर यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी बच्चे को जो रहता है ना, कि कई बार क्या करते हैं, बच्चों को आराम से बैठा देते हैं आगे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो कोशिश करो कि बच्चों को हमेशा पीछे ही रखा जाए। कि और इसी के साथ में यार कभी भी, कि चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, दिन रात कुछ भी क्यों ना हो, कभी भी कोई जो रेड लाइट वगैरह है, ये सब चीज़ें बेसिकली जंप न की जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये सारी चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं यहाँ पर ये। बाकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, हालांकि ये थंबनेल नहीं रहने वाला है, तो मैंने मजे मजे में वैसे ही लगा दिया आप लोगों के लिए। एक वीडियो आएगी आप लोगों की आज, वो आएगी लगभग 11 बजे के करीब। उसमें मैं सारे जो इंडेक्सेस हैं, जो भी अभी रिसेंट की जो रिपोर्ट है यहाँ पर, खासकर 2022 के एग्जाम के लिए जो पूछी जाएंगी। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, मुझे लग रहा है लगभग 40 मिनट के करीब ये वीडियो हो जाएगी। तो इसमें सारे कवर करूंगा जो बेसिकली 2020 से लेकर 2022 तक के हैं, बहुत सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो उनसे आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है लगभग पक्का बन जाता है। तो देखिए, बूंद बूंद से ही आप लोगों को पता है कि एक तरीके से गागर और सागर दोनों बनते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, फिर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसका रिवीजन करिएगा। तो जो भी आप लोगों का एग्जाम अभी आ रहा है पास में, उससे रिलेटेड है, तो 11 बजे ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा अच्छे से, और फिर रिवीजन करें ना, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगी, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। हमारी कंट्री में एक डेटा है जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली जो हेल्थ सर्वे, ठीक है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इसमें एक एनालिसिस किया गया कि हमारी कंट्री में कितनी महिलाएं, यानी कि वुमेन जो है वो यहाँ पर शराब पीती हुई पाई जाती हैं, खासकर 15 से लेकर 49 एज के बीच में। तो आप लोगों की क्या राय है कि कितनी पाई जाती हैं आप लोगों के एरिया में? अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है 1% वुमेन जो है वो आज के डेट में अल्कोहल कंज्यूम करती हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि प्रेगनेंसी में अगर अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है तो क्या क्या इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के ऊपर काफ़ी ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, हार्ट बीट में यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं, और भी मिस कैरेज वगैरह वो सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर बताए गए थे। अभी यहाँ पर अगर डेटा के बारे में कोई आप लोगों से बात करें, हाई एंड लो के बारे में, तो टॉप 5 कौन से राज्य है जहां पर वुमेन जो है काफी ज्यादा अल्कोहल इंक्रीज करती है, कंज्यूम करती है? तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, तेलंगाना और इसी के साथ में गोवा, ठीक है। तो 5 पे यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पर शेयर ऑफ द वुमेन हु ड्रिंक अल्कोहल और शेयर ऑफ द मैन में अगर आप लोगों से पूछे सबसे ज्यादा कहाँ के लोग जो दारू पीते हैं, तो आप लोगों से पूछा जाए तो यहाँ पर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर और अंडमान निकोबार, ये मैन की कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बॉटम 5 में जहां पर वुमेन जो है वो दारू नहीं पीती हैं, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा यहाँ पर यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश यूपी मतलब यूपी, बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप और यहाँ पर बेसिकली तमिलनाडु, ठीक है। इसी के साथ में बॉटम 5 में जहां पर मैन के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप, गुजरात, जेके, राजस्थान और यूपी, ये यहाँ पर अगर बात की जाए ये इसके बारे में है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो ड्रिंक की जाती है तो उसके बारे में ना आप लोगों को यहाँ पर ये बताई टॉप पर कौन है और यहाँ पर बेसिकली बॉटम में कौन है।
तो आप लोगों का राज्य किस कैटेगरी में आता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा इशू नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करें एजुकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये कोटेशन आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की यहाँ पर ये कोटेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। बोला गया कि वी वांट द एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म, यानी कि इंसान के चरित्र का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड इज इंक्रीज, आप लोगों के माइंड की कैपेसिटी यानी कि शक्ति बढ़नी चाहिए। द इंटेलेक्ट इज एक्सपेंड, आप लोगों का बौद्धिक विकास होना चाहिए। एंड बाय विच वन कैन स्टैंड वन ऑन वंस ओन फीट, यानी कि हम लोग अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सके। तो शिक्षा जो है वो इंसान का चरित्र, इसी के साथ में बौद्धिक शक्ति का विस्तार करे, वही शिक्षा है रियलिटी में। अगर रट रहे हैं बस बढ़ रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, अरेंज करना है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। काजीरंगा, नामेरी, दियांग पटकई और इसी के साथ में यह है मानस। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और रिसेंटली अभी न्यूज में भी था क्योंकि नया एडिशन यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिला था। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ये है बेसिकली यहाँ पर एनएसओ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है अभी किसके बारे में, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है मंथली, तो एनएसओ के द्वारा। और बेस ईयर यहाँ पर ये है, तो बेस ईयर के बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। एक यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्वदेशी और बाइकआउट जो है वो अडेप्ट किया गया यहाँ पर स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहां पर ये बेसिकली अटेम्प्ट किया गया, यहां पर एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसी के साथ में होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या साइमन कमीशन के टाइम पर। तो एक ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इनके आंसर बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर डेटा पॉइंट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये भी यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अगर पूछा जाए पेंडेमिक में सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ा है वो किस किस तरीके से कहां पर देखने को मिला है, तो ये डेटा पॉइंट भी और इसी के साथ में क्विज वगैरह वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, वहां पर जाकर आप लोग देख लेना। सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ में पीडीएफ भी आप लोगों को सारी मिल जाती है यहाँ पर, उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ एक वीडियो अपलोड की थी वीर तालियान वाले, जो बेसिकली टेलीग्राम है वो सॉरी यूट्यूब चैनल है वीर टॉक्स वाला। ठीक है, तो वहाँ पर यार अभी ये इशू देखने को मिला तो उसके बारे में थी, एक बच्चा कह रहा है सर स्टडी लेवल पे अपलोड कर देते उसको। यार देखो थोड़ी सी ना मेरी पर्सनल राय थी, तो मुझे लगा ये एजुकेशनल चैनल है तो मैंने इसलिए यहाँ पर अपलोड नहीं करी। तो वहाँ पर इसलिए अपलोड किया क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है इसमें मुझे एक तरीके से नहीं मतलब कुछ हो रहा है उसके बारे में बातें करनी है, तो इसलिए उसका नाम चैनल का नाम वी टॉक्स रखा गया। ठीक है, तो वहाँ पर इसीलिए बेसिकली अपलोड करी, वरना ऐसा कोई पर्पज नहीं था। यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बेसिकली वहाँ पर वो अपलोड की। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग वहाँ पर देख लीजिए उसे, तो टेलीग्राम पर तो मैं लिंक शेयर कर ही दिया था। आप लोगों से अगर पूछा जाए इनमें से 4 कैटेगरी में से आप लोग कहाँ देखने को मिलते हैं, बोला गया कि पेंडेमिक के टाइम पर यहाँ पर कई सारे लोगों की अर्निंग खत्म हो गई, तो यहाँ पर कई सारे लोगों का जो है जॉब चली गई। इसमें आप लोग क्या रहे, आपके घर में से या फिर आपकी गई है कोई ऐसी जॉब। ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है कई सारे जो फैमिली मेंबर है उन्होंने उधार लिया, कि आप लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं, येस या फिर नो में आंसर देना। ये 75 और यहाँ 63 है। ड्यूरिंग अगर पेंडेमिक के बारे में बात करें तो कोविड-19 की वजह से यहाँ पर एक तरीके से रूम वगैरह या हाउस वगैरह खाली करना पड़ गया। ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है यहाँ पर जो फैमिली है उनको दिल्ली छोड़कर कहीं और आसपास के टाउन में जाना पड़ गया, तो इसी का एक एनालिसिस किया गया, तो पेंडेमिक का इंपैक्ट यहाँ पर दिखाया गया बेसिकली। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है यहाँ पर, पूरा आज का डेटा पॉइंट है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, इसको जाकर आप लोग देखना तो सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसके बारे में। बाकी ये है आप लोग का जो क्विज ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो टेलीग्राम पर आप लोग जाकर अटेम्प्ट करना। डेली यहाँ पर द हिंदू जो है ये शेयर करता है क्विज को, तो इससे आप लोग चीजों को देख पाओगे। ठीक है, एक आर्टिकल जो यहाँ पर है वो मैंने आप लोगों से हालांकि डिस्कस भी किया है, यहाँ पर ये एडिटोरियल में दे रखा है। एडिटोरियल में कई सारे आर्टिकल जो हैं वो आज ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पता चले कि कोविड-19 की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है तो उसको वेरीफाई किया जाए तो उससे क्या फायदा रहेगा। देखिए, एक तो हेल्थ सिस्टम को हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे कि हाँ कहाँ पर हम लोग को क्या क्या चीजें देनी है। इसी के साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा एसेंशियल सर्विस हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे, कहाँ लोग जो है जिनकी डेथ हो रखी है उनको अगर कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराना है तो वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में ये बातें बोली गई हैं। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो एक एक आर्टिकल देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है ना फ्यूचर जो है वो संभावनाओं से भरा हुआ है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम लोग उसका सॉल्यूशन खोज लेंगे। यानी कि आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को देखने को मिले तो वो क्या है, पॉपुलेशन जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो रही है और जो जमीन है, जो रहने की जगह है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती जा रही है। अभी यहाँ पर अगर बात करें पानी जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अवेलेबिलिटी जो ड्रिंकिंग पानी की जो है वो काफी कम होती जा रही है पॉपुलेशन के चलते हुए, और खासकर जो इन्वायरमेंट का चेंज हो रहा है उसके चलते चलते आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते ये आर्टिकल में आप लोग कई सारी बातें बताने वाला हूं।
अभी यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि खेती जो है वो जमीन पर की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। पर लेकिन अभी खेती जो है वो कुछ इस तरीके से की जाएगी, कम जमीन की रिक्वायरमेंट पड़े। जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को सोलर पैनल के बारे में बताया था, या तो उसको छतों पे लगा लो या फिर सोलर ट्री बना लो ब्रांच लगाकर, जिससे कि एक ही पेड़ के अंदर बहुत सारी सोलर प्लेट लग जाए और थोड़ी सी जगह में सारा काम हो जाए। तो इसी तरीके से वर्टिकल फार्मिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर धरती पर आप लोग जमीन नहीं, धरती पर जमीन बोल रहा हूं हाथी वरना ऐसे शब्द निकलते हैं, मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि मैं इतना कलाकार कैसे हूँ ऐसे ऐसे शब्द बोल देता हूँ कई बार। ऐसे होता क्या है, इसीलिए दिमाग में चल रहा होता है कि ये चीज़ें ऐसे समझानी है, और दिमाग कहीं और जबान कहीं चल जाती है कई बार, तो दोनों अपना बैलेंस खो देते हैं, उन्हें कंट्रोल गुम हो जाता है धरती को जमीन चलिए जो भी है, तो यहाँ पर अभी जो धरती है वो काफी कम होती जा रही है, तो उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ ऐसा सॉल्यूशन करना पड़ेगा जिसमें जमीन की भी कम रिक्वायरमेंट पड़े हमारे पास में, और साथ ही साथ में पानी की भी कम रिक्वायरमेंट पड़े। तो आम के आम और गुठलियों के दाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसी के ऊपर काम करते हुए यहाँ पर अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो ऐसे जमीन पर हम लोग खेती करते हैं वो वाली खेती न कर अब यहाँ पर परपेंडिकुलर आप लोग खेती करनी है इस तरीके से, ताकि अच्छे से आप लोग कई एक तरीके से नहीं, बिल्कुल ऐसी है यार, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, एक तो जमीन पर घर बना लेना एक इंसान के द्वारा, एक उसी एरिया में एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देना 15-20 माले की, तो उसमें एक ही जगह में इतने सारे आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, जहां फ्लैट आप लोगों ने देखे होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट जो है किसी महान इंसान ने यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर लगा दिया कि अगर देखें उस तरीके से हम लोग चीजों को देख रहे हैं, हम लोग ये तरीका भी तो देख सकते हैं चीजों को देखने का, तो ये एक न्यू तरीका आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इसको समझाता हूं काफी डिटेल में, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। सबसे पहले उस महान इंसान के बारे में जानिए जिसके द्वारा इसके बारे में सोचा गया कि वर्टिकल फार्मिंग जैसी कोई चीज होती है, ठीक है। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जूझ रहा होगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही होगी, तो इसके चलते यहाँ पर ये वर्टिकल फार्मिंग जैसी चीज निकल कर आई। आज की बात नहीं है भाई साहब, 1915 की है, जब महात्मा गांधी जी देश के अंदर आए थे तब इसने इन चीजों के बारे में सोच लिया था। तो इनको कहते हैं दूरदर्शी प्राणी, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर, वो इंसान जो कि लंबा सोचता, उसको आज की दुनिया में नहीं रहता, वो आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। इनके 100 साल बाद मैं आप लोगों को ये आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, जब ये 100 साल पहले इस इंसान ने इसके बारे में सोच लिया था कि ऐसी भी कुछ चीजें करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में। तो इसको कहते हैं दूरदर्शी प्राणी, इसको कहते हैं अपने टाइम से भी आगे सोचने वाला इंसान। एक होता है कि वो उसी दिन में जीता रहता है, और ये 100 साल बाद की सोचकर चला गया। तो ये किताब के बारे में आप लोगों से कोई पूछने लगे कि वर्टिकल फार्मिंग के राइटर कौन है, तो GEB आप लोग यहां पर याद रखिएगा, कम से कम नाम था इनका गिलबर्ट एलिस बेले, ठीक है। तो ये इनका नाम था जिनके द्वारा ये टर्म निकाला गया जिसको वर्टिकल फार्मिंग बोला गया, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये तो इनके द्वारा टर्म बता दी और एक आइडिया सा दे दिया कि ऐसा ऐसा कुछ किया जा सकता है, यानी कि इसने जो है बीज बो दिए। अब ये बीज जो है उनको उगाया गया और आगे चलकर इन बीजों को, यानी कि एक तरीके से कॉन्सेप्ट को पब्लिक में बहुत अच्छे लेवल पर प्रस्तुत किया गया। तो वो थे दूसरे पर्सन, वो नहीं एक तरीके से जैसे कि कोई इंसान किसी चीज को स्टार्ट करके चला गया। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर आज की डेट में आप लोग क्या करते हैं, कम से कम एक पेड़ आप लोगों को लगाना होता है, ठीक है। एक पेड़ लगाइए और 2 आदमी को और बोले कम से कम एक पेड़ लगाएं, तो कितना अच्छा रहेगा। तो उससे आप लोग सोच सकते हैं कि धरती पर बहुत सारे पेड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और हमारी SLV फैमिली का एक बाग बगीचे हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो SLV बगीचे हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो था वो फर्स्ट प्रपोज किया गया 1999 में, यानी कि 2000 के फेयर में आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर आप लोगों से बात की गई थी 1915 में, तो यानी काफी टाइम बाद में यहां पर एक और प्रोफेसर आए जिनके द्वारा इसके बारे में बातें देखा गया, सोचा गया और बोला गया यार इसको तो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था यहां पर बेसिकली डिक्सन, इनका नाम था देखिए डिक्सन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा डिक्सन डिस्पोमिनिया, ठीक है। तो ये इनका नाम था यहां पर, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है तो DD, ठीक है। तो यानी कि DD टीवी जो है हमारी कंट्री में DD चैनल, उसके ऊपर ये प्रसारित किया गया। ये याद रखने की कोई ट्रिक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलने लगो कि हाँ एग्जाम में याद आ जाएगा ऑप्शन देखने के लिए, इसलिए बता रहा हूं। अभी यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है, अच्छी चीज पता है क्या है, अगर आज के दिन में आप लोग खेती करनी है तो आप लोग गांव में जाना पड़ेगा, जमीन देखनी पड़ेगी, उसके ऊपर खेती करनी पड़ेगी। इसकी शानदार चीजें ये है कि अर्बन एरिया में भी आप लोग खेती कर सकते हो, जरा सा टाइम लगेगा, अपना किसी भी तरीके से आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप लोगों को अलग से यहां पर उसके लिए चीजें अलग से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जमीन का प्राइस भी आप लोगों को पता है क्या है, ठीक है। तो उसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके पास में ज्यादा खेती नहीं है वो भी यहां पर अच्छे से अपनी खेती कर सकता है। तो इसके चलते यहां पर ये श्योर करेगा फ्रेश, लोकल और सीजनल जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे कंज्यूमर के लिए हर एक एरिया में जहां पर वो चाहता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बताने वाला हूं। अभी वर्टिकल फार्मिंग के कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन भी बन सकता है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए इसके बारे में कि फायदे क्या क्या हैं। और अगर एक ऐसे परिवार से आते हैं कि आप लोगों का परिवार जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ है, तो भाई साहब ऐसा जो टॉपिक आप लोगों को वो नहीं कहते कि घोट कर पी जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से तो क्वेश्चन बनेंगे।
अगर आप लोग एक एग्रीकल्चर परिवार से निकल कर आते हैं, खेती बाड़ी के परिवार से निकल कर आते हैं करने वालों के, ठीक है, यानी कि अगर आप लोग मेरे जैसे बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें वर्टिकल फार्मिंग के बारे में, तो वर्टिकल फार्मिंग जो है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक तरीके से स्लैब बना दी, ऐसे जैसे नहीं हॉस्टल में कई बार बच्चों के रूम बना दिए जाते हैं रहने के लिए, उसी तरीके से स्लैब बना दी और यहाँ पर उसी लेवल के प्लांट जो है वो उनको उगाए जाते हैं। तो 3 टेक्निक आप लोगों को देखने को मिलेगी। 3 टेक्निक में एक को बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स, दूसरे को बोलते हैं एरोपोनिक्स और तीसरे को बोलते हैं यहाँ पर एक्वापोनिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या इसके फायदे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले वाला हाइड्रोपोनिक्स के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्लांट्स की जो रूट होती है वो सबमर्ज कर दी जाती है न्यूट्रिएंट जो यहाँ पर एक तरीके से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर में, यानी कि कोई ऐसा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा उसके अंदर में यहाँ पर बेसिकली पानी जो है उसकी जड़ें जो है वो यहाँ पर डुबा दी जाती है। तो आसानी से यहाँ पर चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से प्लांट की जो एक तरीके से ऐसे सॉल्यूशन में डुबा दी और फिर यहाँ पर काम करें, मिट्टी की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। और इसके साथ में 70% लेस वाटर की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी जो कन्वेंशनल प्लांट के तरीके से अगर आप लोग यूज करो, यानी कि पानी की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों को यहाँ पर हर टाइम इसके लिए पानी चाहिएगा एक तरीके से, या फिर जो पानी होगा उसी में काफी लंबे समय तक यहाँ पर काम चल जाएगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर है ये है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या रहेगा, उन्हें कहते हैं छिड़क दो बस सामने वाले के ऊपर, ठीक है, उसको उसके मतलब छिड़काव मार दो, जैसे जड़ों से यहाँ पर छिड़काव मार दिया और छिड़काव मार दिया फिर पेड़ जो है वो अपने आप चल रहे हैं ऊपर। तो ये आप लोगों को एरोपोनिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वाली प्रक्रिया जब आप लोगों के सामने निकल कर आएगी तो ये एरोपोनिक्स की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और तीसरा आप लोगों को यहाँ पर एक्वापोनिक्स देखने को मिलेगा। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझाना मैं चाहूंगा, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए एक्वाफोनिक्स में जैसे मछलियां यहाँ पर, ठीक है, मछलियों को आप लोग दाना डालोगे, मछलियां खाएंगी, खाने के बाद में पोटी करेंगी, सुसु करेंगी, तो वो एक तरीके से उस पानी को काफी न्यूट्रिएंट वाला पानी बना देंगे जो कि खेती के लिए काफी अच्छा रहेगा। और फिर जब पेड़ पौधों को यहाँ पर ये दिया जाएगा तो यहाँ पर उनके लिए एक तरीके से खाद का भी काम करेगा। तो दूसरा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो एरोपोनिक्स में तो पानी छिड़कना है और यहाँ पर एक्वाफोनिक्स में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर ये चीज यूज की जा रही है ना, आप लोग कईयों को लग रहा होगा ये भी तो मिट्टी सी लग रही है, तो ये मिट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ पर जो बेसिकली यूज किया जा रहा है कोकोपिट यूज किया जा रहा है। इसमें जैसे नहीं जो नारियल आप लोगों ने देखा होगा उसको उखाड़ते हैं, फाड़ते हैं, उसका बाहर का जो पोर्शन होता है उसका बुरूदा बना दिया, उसको कोकोपिट बोलते हैं, ठीक है, कोकोपिट। इसी के साथ में कोको क्विर जो यहाँ पर इसके बाल से उखाड़ लिए और यहाँ पर पीसीस में इसको कोको हस्क पीसीस बोलते हैं। तो ये यूज किया जा रहा है यहाँ पर। इसके फायदे क्या होते हैं, इसको तो वैसे भी यूज कर सकते हैं। इसके फायदे ये हैं कि ये इसके अंदर पानी डाल दो तो लंबे समय तक मॉइस्चर कंटेंट ये बनाए रखता है, उड़ता नहीं है वो जल्दी से, तो लंबे समय तक यहाँ पर पौधे के लिए नमी बनी रहेगी। तो इसको भी यूज किया जा रहा है और इसको भी यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसानों की इनकम डबल करने के लिए यहाँ पर कोकोपोनिक्स करके यहाँ पर बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारी कंट्री में किसानों की इनकम को भी डबल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो फायदा क्या क्या है यहाँ पर, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉस्ट जो है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जमीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी के साथ में कहने का मतलब है कि पोल्यूशन भी काफी कम आप लोगों को यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारे ऐसे फायदे आप लोगों को यहाँ पर इसके देखने को मिलेंगे। तो ये तरीका एग्रीकल्चर का जो है वो अगर इंप्लीमेंट देश के अंदर किया जाता है तो कैसा रहेगा आप लोग ये बताइए। तो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग की जाती है, खेती बाड़ी जो कर रहे हैं वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। जमीन के ऊपर बेसिकली जो आप लोगों को देखने को मिलती है उसको हॉरिजॉन्टल फार्मिंग बोलते हैं। ये वर्टिकल फार्मिंग देखने को मिलेगी, एरोपोनिक्स, और इसी के साथ में हाइड्रोपोनिक्स जो मैंने भी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो यानी कि जमीन के ऊपर पानी में या फिर हवा में इसको उगाया जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। देश के हित में आप लोगों को ये नजर आएगी। कहीं ना कहीं जितना लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, और आप लोगों को पता होगा हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। जमीन की काफी कमी है, पानी की भी काफी कमी है। अगर आप लोगों को यहाँ पर बोला जाए तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। बता देता हूं, आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे। दुनिया की पॉपुलेशन का 17% इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है, पर लेकिन 4% ओनली फ्रेश वाटर है इंडिया के अंदर में। यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग देखिए दुनिया की पॉपुलेशन का मैंने बताया अभी 17% पॉपुलेशन है, पर लेकिन दुनिया का जो एरिया है, जो सरफेस एरिया जिस पर हम लोग रहते हैं हमारी कंट्री का, वो ओनली 2.4% है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक तरीके से इंपैक्ट है हमारे देश के ऊपर, जो कि हम लोग को यहाँ पर टैकल करके चलना है। तो इसलिए जरूरी है कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स लेकर आई जाए यहाँ पर। और ये सारी टेक्निक जो है ये मैंने अभी आप लोगों को बताई, ये सारी इस्तेमाल की जाएंगी आने वाले टाइम में, और कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये आर्टिकल? आप लोगों को लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सकता है अगर ढंग से हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड करके चलें? तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो आप लोगों के माइंड में तो बताइएगा। किताब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए। और अगर आप लोग यहाँ पर बेसिकली इस तरीके के टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप लोगों को एक तरीके से एक एज मिल जाती है। कई सारे लोग इस तरीके के टॉपिक को छोड़ देते हैं,
तो वर्टिकल मेथड ऑफ फार्मिंग की बात यहां पर की जा रही है, जिससे यहां पर फूड प्रोडक्शन इकोसिस्टम भी हम लोग डेवलप कर पाएंगे, कार्बन न्यूट्रल जो आज के डेट में हम लोग बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे। तो इसके चलते पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो भी कम लगेगी और फूड सिक्योरिटी हमारी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो वर्टिकल मेथड जो है वो काफी सिग्निफिकेंस यहां पर बताया गया, किसानों की इनकम भी डबल करने में यहां पर फायदा करेगा, ये आप लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप लोगों को मौका मिले ये काम करने का तो क्या आप लोग ये काम करना चाहेंगे? यस या फिर नो में आप लोगों को बताना है। फायदा क्या क्या देखने को मिल रहा है? क्रॉप की प्रोडक्टिविटी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कॉस्ट यहां पर कम लगेगी आप लोगों की, क्रॉप की इंटेंसिटी अच्छी खासी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर जो रेम्यूनरेटिव प्राइस है फार्मर को वो दिया जा सकता है यहां पर। इसी के साथ में रिड्यूस किया जाता है पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस रहता है ना वो भी कम किया जा सकता है। सरप्लस लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं और आप लोग लगा सकते हैं। इसी के साथ में डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर, इसी के साथ में लाइव स्टॉक फिशरी, एक तरीके से नहीं उसी पानी के अंदर नीचे मछलियां डाल दी, मछली पल रही है उसी पानी में, उसी पानी के ऊपर एक बार परत लगाकर खेती करना स्टार्ट कर दी, कम जगह में बहुत सारा कुछ काम कर लिया। तो ये भी कोई एक तरीके से खूंखार इंसान का दिमाग की प्रवृत्ति की उपज आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छे आइडिया लगे यार, दोनों के दोनों आइडिया जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, ये बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं। ये अभी एक आप लोग बोल सकते हैं, आप लोगों का प्रीलिम्स पेपर होता है ना यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर, उसी तरीके से एक प्रीलिमिनरी रिजल्ट है अभी, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे लेवल पर हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है और सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट आ गए हैं। अभी यूएसए में यहाँ पर इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वहां पर जो रिजल्ट दिखे वो रिजल्ट एक तरीके से इंसान को सेटिस्फाई करने वाले थे कि हाँ यार वाह मजा आ गया, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, उन्हें कहते अपनी पीठ थपथपा लो भाई साहब, वाह क्या शाबाश क्या काम कर दिया। तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जेनेटिकली इंजीनियर जो मॉस्किटो है उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे एक एक कर। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए आखिर इसके बारे में बात ही क्यों कर रहा हूं, आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले आप लोग समझिए एक मिनट। आज की डेट में कई सारी बीमारी ऐसी हैं जो कि इंसान को जीने और मरने के बीच में लटका देती हैं कि जिंदा रहेगा मर जाएगा, ये भी समझ में नहीं आता है। उनमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा चिकनगुनिया, डेंगू, इसी के साथ में यहाँ पर लिम्फेटिक फ्लेरिसिस, वो मैंने बताया था ना पैर जो होता है वो हाथी पांव बन जाता है, वो वाली चीजें, कई सारे फीवर, जीका, येलो फीवर, इसी के साथ में मलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये सारी जो बीमारी है ना ये मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है। मच्छरों के जो अलग अलग प्रकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये आप लोगों को यहाँ पर बीमारी फैलाते हुए नजर आते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को हो जाता है कि एग्जाम में भी हजारों क्वेश्चन इनसे पहले बन चुके हैं अलग अलग पेपर के अंदर में, और आगे भी आप लोग ये बनते रहेंगे। अभी देखो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते एक मच्छर ने काट भी लिया, ठीक है मतलब कहने का ये है कि भाई साहब ये नहीं सुधरते हैं तो अब हमारा नंबर आए मच्छरों को काटने का, वो कैसे है उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। अगर बात करें यहाँ पर पैथोजन के बारे में तो कैसे कैसे फैलते हैं, कोई वायरस है कोई पैरासाइट है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये फैलता हुआ नजर आएगा। ये पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, ये आप लोग अच्छे से अपने पास रखिएगा, कल को अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पीपीटी में तो चीजें आप लोगों की रहती हैं, बाकी मैं यहाँ पर एसएलवी पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर भी चीजें पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो वहां पर भी आप लोग जाकर इनको ऐसे देख सकते हैं, इसलिए आप लोग मान लीजिए आप लोगों के पास में नोट्स नहीं है, आप लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो खोल के एसएलवी पीडीएफ फटाफट आप लोगों ने एक बार स्क्रॉल कर लिया, तो इससे आसानी से आप लोग चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जो सुनकर आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से नहीं कि बिल्कुल विल्ला इंसान की ऐसा भी कुछ सोच सकता है। आप लोगों ने सोचा होगा जब हम खाली बैठे रहते हैं फ्री बैठे हैं कुछ काम नहीं है तो फालतू के विचार आते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान होगा उसके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आए होंगे कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, और वो ऐसा क्या किया जा सकता है वो सुनकर भी आप लोग हैरान हो जाओगे। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं क्या किया जा सकता है। एक कोई इंसान था अपनी छत पर लेटा हुआ था मच्छरदानी लगाकर उसके आसपास मच्छर घूम रहे थे, ठीक है। मच्छरदानी में छेद हो गया तो पता चला 5-6 मच्छर जो है वो अंदर घुस गए और उसको इरिटेशन हो रही है, मतलब पूरी रात उसको सोने नहीं दिया और बेसिकली वो पूरा इरिटेट था। मतलब खेत में गया या फिर कोई कॉलेज में गया या फिर कोई ऑफिस में गया या फिर कोई दूसरा काम करने फैक्ट्री में कहीं गया तो उसके दिमाग में वही घूम रहा है कि आज सोने नहीं दिया मच्छरों ने, ठीक है। तो वो जो उसके दिमाग में चीजें घूम रही है उसको ये दिख रहा है कि यार इसका क्या किया जाए, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है मच्छरों के ऊपर ही काम कर रहा है, यार मच्छरों को कुछ तो करना पड़ेगा, यार इन मच्छरों को कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही सोचते सोचते उसके दिमाग में काफी शानदार आइडिया आता है कि कुछ ना कुछ ऐसा अगर किया जाए तो कैसा रहेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा कैसा है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसने सोचा कि यहाँ पर ऐसा किया जाए कि कुछ ऐसे मच्छर बनाए जाए जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर हो, ठीक है। ये जो मच्छर हैं ये बिल्कुल अलग कैटेगरी रहेगी जिनको हम लोग बेसिकली एक तरीके से क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटो बोलेंगे। फीमेल की बात नहीं चल रही है, मेल की बात चल रही है। तो यहां पर जीएम मेल मॉस्किटो यानी कि जीएम मेल मच्छर हम लोगों ने बना लिए, ठीक है। तो ये सोचा ये बेसिकली इंसान सोच रहा है कि ऐसा कुछ किया जाएगा तभी मेरी जिंदगी जो है वो आसान बनेगी। ये जो मच्छर बनाए गए हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नॉर्मल मच्छर है हमारे पास में, ये पतले वाले मेल है
और जो ये ताकतवर है ये फीमेल है। क्यों ताकतवर क्यों है? क्योंकि सारी बीमारियां फीमेल फैलाती है। तो यहां पर ये फीमेल आप लोगों को देखने को मिलेगा ताकतवर वाली है। अब यहां पर जो पतले वाले मेल है, तो पतले वाले मेल के जैसा यहां पर इन्होंने अपना मेल बनाया ताकि फीमेल को पता ना चले कि वो अपने ही वाले मेल से मिल रही है, किसी और वाले मेल से मिल रही है। तो बिल्कुल ऐसा एक पूरा सटीक एक सॉल्यूशन इनके द्वारा निकालने की कोशिश की गई है। अब यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए यहां पर ये इनके वाला मेल था और यहां पर ये फीमेल थी। अब यहां पर ये जो मेल है, मान लीजिए ये इधर उधर गया हुआ है, तो ये जो फीमेल है बेसिकली इसको पता नहीं है कि अपना ही मेल है, किसी और का मेल है, उसके साथ में उसने फिजिकल रिलेशन बनाए। अब फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में यहां से जो पैदा होगा उसकी गारंटी है कि वो मेल ही पैदा होगा। यानी कि यहां पर भी देखो, यहां पर भी भ्रूण हत्या चल रही है बेसिकली, एक तरीके से नहीं कहते लड़की पैदा होने नहीं दे रहे हैं। तो मच्छरों के साथ भी इंसानों ने ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दी है। यहां से जो पैदा होगा वो मेल ही पैदा होगा, ये आप लोगों को देखना है। तो यहां पर जब मेल पैदा होगा तो इससे आप लोगों को काफी एक इंपैक्ट ये देखने को मिलेगा कि फीमेल की संख्या कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब यहां पर मेल ही मेल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अभी यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ही मच्छर सारे घूमते रहे। कुछ ऐसे भी मच्छर होंगे ना जो वैसे मच्छर हैं ऑलरेडी, जो इनके नॉर्मल मच्छर है। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को जानने को मिलेगी। मान लीजिए एक बार इस मच्छर ने यहां पर, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर है, इस फीमेल मच्छर के साथ में फिजिकल रिलेशन बना लिए। तो ये जो फीमेल मच्छर है जिसके साथ में इसने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, आगे से कोई अपने वाली कैटेगरी के अगर मेल के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाएगी और वहां से अगर कोई यहां पर फीमेल पैदा होगी तो फीमेल जो है वो ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह ही नहीं पाएगी, यानी कि वो जवान होने से पहले उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि फीमेल को चारों तरफ से कम करने की बात की जा रही है। जो इंसानों के ऊपर हम लोग एक तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ना कि लड़का ही होना चाहिए, तो वही इंसानों ने मच्छरों के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया कि भाई साहब लड़का ही होना चाहिए। अब अगर यहां पर लड़का ही होगा तो लड़की नहीं होगी, लड़का और लड़की नहीं होंगे तो दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, और दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तो मच्छर पैदा नहीं होंगे, और मच्छर पैदा नहीं होंगे अगर तो मच्छर जनित बीमारी नहीं होगी। देखो कितना धांसू आइडिया निकाल के लेके आए इंसान, मतलब जो भी सोच रहे थे यहां पर उनका सोचने का तरीका देखो। तो जब यहां पर कम मच्छर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कम फीमेल मच्छर देखने को मिलेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज के टाइम हम लोग समाज में रहते हैं ना, लड़कियां नहीं मिलती हैं शादी करने के लिए, तो यहां पर चारों तरफ लड़के ही लड़के हैं, तो यहां पर भी ऐसे ही चारों तरफ आप लोगों को लड़के ही लड़के यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा एक ऐसा टाइम आएगा कि जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल ही आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। अगर इक्का दुक्का कोई फीमेल बच भी जाती है और उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो फिर आगे भी आप लोगों को यहां पर मेल ही नजर आएंगे। तो ऐसा करते करते काफी थोड़ा सा प्रोसीजर तो लगेगा, देखिए इनकी साइकिल को ध्यान में रखते हुए और चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि फीमेल जो है वो खत्म हो जाएगी और मच्छर जो है वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया सोचा गया है किसी शैतानी दिमाग के द्वारा, और वो शैतानी दिमाग इसको इंप्लीमेंट कर रहा है यूएसए में, और यूएसए में अभी यहाँ पर ये रिजल्ट निकल कर आया और ये रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला, जो कि लोगों को पसंद आ रहा है कि वाह यार मच्छरों से पीछा छूटेगा। आप लोग किस एरिया में रहते हैं, आप लोग बताइए वहां पर मच्छर कितने हैं, क्या आप लोग ये मच्छर से परेशान हैं, क्या आप लोगों ने कभी इतने टेक्निकल वे में सोचा है कि मच्छरों का कुछ ऐसा इलाज कर दूं मैं बताइए, अगर हाँ तो बताइए यस, और अगर ना तो आप लोग नो बता सकते हैं। तो इतना टेक्निकल वे में कौन सोचता है यार, ये वास्तव में एक तरीके से एक इनोवेटिव आइडिया है, कोई एक तरीके से साइंटिस्ट आदमी था कोई इस तरीके से जो सोच रहा है। अब जब इस पैटर्न को यहां पर इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने की बात की गई तो हमारी कंट्री में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है कि क्या ये सही रहेगा, इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं देखने को मिलेगी, क्या ये दिक्कत देखने को मिलेगी यार मछली तो है मार दो, आप लोग ये सोच रहे होंगे। पर लेकिन जब आप लोग समझेंगे इसके पीछे की कहानी तो आप लोग हैरान रह जाएंगे, आप लोग जब जानेंगे कि रियलिटी में कहां से क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। हमारी कंट्री में अगर बात करें, मुंबई बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है गंगा बेसिन बेकुल लाल इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग लिमिटेड, जिसको जीबीआईटी बोलूंगा मैं यहाँ पर। जीबीआईटी जो कंपनी है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो यहाँ पर इस तरीके से चाह रही है कि अलाउ किया जाए ताकि यहाँ पर जो एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, जो कि यहाँ पर फीमेल मॉस्किटो होता है जिसकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और यहाँ पर ये जीका वायरस जैसी बीमारी फैलती है, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए। आप लोगों को भी लग रहा होगा दे तो देना चाहिए ट्रायल, क्या बेसिकली फालतू में एक तरीके से टेंशन ले रहा है, मच्छर खत्म हो जाएंगे अच्छे खासे। पर लेकिन इसके पीछे कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो सुनकर आप लोगों को भी थोड़ी सी हैरानी होगी कि हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज के ना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर आप लोग दोनों पहलू को आप लोग नहीं समझोगे तो फिर आप लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है चीजें कर देनी चाहिए। तो इसके चलते मैं अभी आप लोगों को सिक्के के पहलू गिनवाऊंगा जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे अगर बात करें हमारी कंट्री में आखिर जो डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्यों इतना हिचकिचा रहा है इस काम को कंप्लीट करने में, तो देखिए ये सारी चीजें है ना एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर फियर के बारे में बात करूं तो फियर क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर एक लार्ज स्केल पर इन चीजों को लेकर चलते हैं, ट्रायल करते हैं, तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। अगर बात करें आज के डेट में जो एंडीज एजिप्टी है
वो फूड चेन का पार्ट है। फूड चेन का पार्ट कैसे है? बहुत सारी मछलियां जो है वो यहाँ पर इन मच्छरों को खाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा पानी के ऊपर ये मच्छर बैठे रहते हैं और बहुत सारी मछलियों का खाना होते हैं ये मच्छर। अगर उन मछलियों को ये खाना नहीं मिल पाएगा तो आप लोग सोचिए उन मछलियों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारी जो छिपकली या फिर जो मकड़ियां होती हैं वो भी यहाँ पर इस तरीके के मच्छरों को खाती हैं, जो कि एक तरीके से एक्वेटिक जो फेज में अगर बात करें तो वहां पर एक तरीके से उसमें भी आप लोग काफी लार्ज स्केल पर जो अर्ली फेज में जो फिश हैं, जो मेंढक हैं, वो भी कंज्यूम करते हैं। देखो मेंढक रहते हैं, उनकी जीभ निकालते हैं और चिपका के ले जाते हैं। कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना मेंढक अपने एरिया में, तो आप लोग इसको चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर अगर बहुत ही लार्ज स्केल पर अगर ये मच्छरों की जो संख्या है वो घट जाती है तो सोचो यहाँ पर इनका खाना घट गया। अब इनका खाना घट गया तो इनकी जिंदगी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं इनकी जो साइकिल है वो कोलैप्स हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज के टाइम बहुत सारी ऐसी हमारी कंट्री में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे जीव जंतु है जिनकी संख्या खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके खाने का सामान खत्म होता जा रहा है। तो अगर आप लोग किसी ऐसी चीज को मारते हो जिसके खाने के ऊपर कुछ और डिपेंडेंट है और वहां पर फिर उसकी भी संख्या घटने लगती है और वो हमारे लिए फायदेमंद है। मछली सोचो आप लोग कितनी ज्यादा एक तरीके से आज की डेट में फायदेमंद चीज है। लोग जो है किस तरीके से उसको यूज करते हैं, कितने सारे लोगों का उसके ऊपर जिंदगी डिपेंडेंट है आज के डेट में। बेसिकली साउथ इंडिया में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर मैक्सिमम जगह आप लोगों को मछली का सेवन देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल साइड में आप लोग जाओगे वहां पर आप लोग देखते हैं। तो ये आज की डेट में बहुत ही बड़ा सोर्स है लोगों के लिए बेसिकली खाने पीने का, उसमें दिक्कत होती नजर आएगी। तो इकोलॉजी भी कोलैप्स यहां पर हो सकती है। ओनली सोचो इस तरीके से मच्छरों के ऊपर अटैक करने का मतलब है कि हम लोग अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक यहां पर जब किसी जीन को ऐसे इंजीनियर करके आप लोग किसी के अंदर डालते हो इस तरीके से, एक इस तरीके से यहां पर चीजें चलती हैं, तो उसका क्या क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर, इंसानों के ऊपर, फूड साइकिल के ऊपर। तो ये क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च यहां पर करनी चाहिए। क्योंकि कल को चलकर अगर आनंद फानन में कुछ कर दिया, उठाकर बैठ गए और फिर उसके बाद में पता चल रहा है यार ये तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, तो भाई साहब वो कुल्हाड़ी ऐसी होगी कि पैरों को ना बिल्कुल अलग करके रख देगी। यानी कि आप लोग फिर खोजते रह जाओगे कि इसका सोल्यूशन निकाले तो क्या निकाले। मच्छर तो खत्म हो गए पर साथ साथ में पता चला मच्छर बोलते चले गए हम तो डूबेंगे सनम पर तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो वाली बात अगर मच्छरों ने कर दी तो फिर उसका सोल्यूशन क्या करोगे वो हम लोग को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो मैक्सिमम चीजें मैंने आप लोगों को बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है। दो जीन्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर सेल्फ लिमिटिंग जीन्स है, मैंने बताया ना भी फीमेल अगर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी तो उसको जवान होने ही नहीं देते, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरा इसके अंदर फ्लोरेसेंट आप लोगों को मार्कर जीन देखने को मिलेगा, जिससे जिसने इसको छोड़ा है वो इसको पहचान पाएगा कि हमारे वाला मच्छर है। तो ये चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखी हुई है। तो दो तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैं जिसके चलते यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मेल मॉस्किटो जो है उसका प्रोटीन यहां पर बोला गया, रटना नहीं है, यहां पर इसका नाम है TTAVOX5034 प्रोटीन। ठीक है, उसी के साथ में जो मेल जो यहां पर मॉस्किटो आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली जो फीमेल ऑफस्प्रिंग जो सर्वाइवल विद मेल ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका ये जीन है। रटना नहीं है इसके बारे में, पर हाँ ये जरूर पता होना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया क्या है। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई है वो प्रक्रिया आप लोगों को बेसिकली इसके बारे में पता होना चाहिए अगर चाहते हो कि बीमारी को यहाँ पर सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो कि यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है और एक्सपेरिमेंट करने की बात की जा रही है। क्या इंडिया के अंदर इसको अलाउ करना चाहिए? आप लोग क्या बोलोगे, यस या फिर नो? आप लोग इसको आर्टिकल को सुनने के बाद में आप लोग क्या लगता है, आप लोग इसके बारे में क्या बोलोगे ये आप लोग बताइए। देखता हूं आप लोग इसके बारे में क्या क्या बताते हैं। अपने एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि इंप्लीमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए सारा सुनने के बाद में, या फिर कोई और बेहतर आइडिया है। अगर आप लोग भी मच्छर के सताए हुए प्राणी हो तो आप लोग कोई और बेहतर आइडिया बता सकते हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस भी की थी वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में। तो यहाँ पर 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली कैसे हम लोग मच्छर जनित बीमारी मलेरिया का इलाज कर सकते हैं, यानी कि उससे खत्म उसको कर सकते हैं। तो 2008 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर मलेरिया डे जो है वो अफ्रीका में सेलिब्रेट किया गया। फिर आगे चलकर यहाँ पर इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अडॉप्ट कर लिया और फिर यहाँ पर इसको आगे चलकर वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में हम लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं चीजें आगे चली। अभी बात की जा रही है कि किस तरीके से हम लोग ऐसे इनोवेशन ला सकते हैं ताकि मलेरिया डिजीज का बर्डन जो है वो कम किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। क्यों? क्योंकि मच्छर जनित बीमारी जो है वो लोगों की जान ले रही है काफी लार्ज स्केल पर, तो इसके चलते इसके ऊपर फोकस देना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनका आंसर आप लोगों को देना है जिससे कि आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओ। 2017 में यहां पर यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया। बात की जा रही है इन द ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हुई बाय द सेम मॉस्किटो जो ट्रांसमिट करता है डेंगू। अभी मैंने आप लोगों को यही तो टॉपिक यही तो बेसिकली पूरी स्टेटमेंट बताई। तो ये ऑलरेडी देखो 2017 में यहां पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर बोला गया सेक्सुअली ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज पॉसिबल।
ये बिल्कुल पॉसिबल है। जीका वायरस का सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है और ये काफी खतरनाक इंपैक्ट डालता है। आप लोगों ने नॉर्मली इसके बारे में सुना भी होगा। सुना क्या, मैंने खुद ही पढ़ा है आप लोगों को। खुद देखिए आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पिक्चर मैंने कितनी बार आप लोगों को दिखाई है। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं बेसिकली जीका वायरस के बारे में, तो यहाँ से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पर जीका वायरस जो होता है, यहाँ पर ये माइक्रोसिफेली, ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रेग्नेंट वुमेन को अगर यहाँ पर ये मच्छर कट कर ले तो यहाँ पर बच्चे के सर का साइज जो है वो कम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ऐसी हरकतें भी यहाँ पर निकल कर आ सकती है, जिसके चलते आगे आने वाले टाइम में पूरी जिंदगी जो है बच्चे को प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये दोनों की दोनों सही है। आंसर इसका सी हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों से अगर क्वेश्चन आप लोग करके चलोगे ना, तो कोई भी टॉपिक जो है वो आप लोग का छूटेगा नहीं। और टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो कि उसकी हर एक पोर्शन को आप लोग ढंग से कवर करो। यहाँ पर तो एंडीज जो स्पीसीज है मॉस्किटो की, वो आप लोग को देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये इसको फैलाती है, तो इसके चलते यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात कोई है कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी इसका अब तक नहीं है, ठीक है। तो ये इसके चलते यहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। कल को क्वेश्चन बने तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन सकता है कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर इसकी थीम बताओ। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बता ही दिया यहाँ पर। अभी यहाँ पर 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, और अब की बार की थीम कम से कम आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो ये आप लोगों के सामने सारी न्यूज थी, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो गया। कोई भी अगर डाउट होगा तो बताना, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये इशू है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। चावल के बारे में काफी सारी बातें करेंगे और इसके चलते आप लोग चीजें समझ भी पाएंगे, और यहाँ पर क्यों अभी ये न्यूज में है उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाला हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक टर्म आप लोगों को जानने को मिलेगी जिसको बोला गया है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी कि राइस को डायरेक्टली उगाना। एक तरीके से नॉर्मल अगर आप लोगों से पूछे चावल को कैसे उगाया जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये खेत है यहाँ पर, और ये खेत जो है ये एक पर्टिकुलर एरिया है। इसके कोने में क्या करते हैं, यहाँ पर खेत में हम लोग पहले एक, नहीं कहते कि धान लगाना है तो एक तरीके से उसकी प्योद तैयार कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एक एरिया में लगाकर, और फिर उससे क्या करते हैं, फिर वहां से उसको उखाड़कर फिर हम लोग कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं कि खेतों में यहाँ पर लगाई जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि नॉर्मल जो पैटर्न है वो एक तरीके से देखने को मिलेगा। उसमें पहले इस तरीके के एरिया में थोड़ा सा उसको इकट्ठा कर लेते हैं, सैंपल्स बना लेते हैं, और फिर उन सैंपल को उठाकर सब जगह यहाँ पर लगाते हैं हम। ये प्रोसीजर देखने को मिलेगा। पर डायरेक्ट सीडिंग में क्या रहता है, यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग में आप लोगों को पैटर्न थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। अभी इसी के बारे में सारी बातें करूंगा। पहले आप लोग ये देखिए आखिर न्यूज में क्यों है। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर 1500 रुपए इंसेंटिव देने की बात की गई है पर एकड़। हर एकड़ पर 1500 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा किसानों को जो डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू यहाँ पर गेहूं उगा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे गवर्नमेंट को ऐसे क्या मजा आ गया इसमें डायरेक्ट सीडिंग में गेहूं उगाने, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली फंडा यह है कि इसकी वजह से पानी सेव हो पा रहा है काफी ज्यादा। तो इसकी वजह से पानी सेव हो रहा है, तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पर कम से कम अगर पानी सेव होगा तो ये काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर, जो बेसिकली धरती के लिए भी और लोगों के लिए भी जो उस एरिया में पर्टिकुलर पाए जाते हैं। अगर बात करें लास्ट ईयर 18% यानी कि 5.62 लाख हेक्टेयर में यहाँ पर टोटल राइस जो थे वो उगाए गए, वो यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग राइस के थ्रू यहाँ पर उगाए गए, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया था 10 लाख हेक्टेयर पर। लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतना तो हुआ। आगे और पॉजिटिव स्टेप आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। अब डायरेक्ट सीडिंग के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो यहां पर क्या होता है, प्री जर्मिनेटेड जो सीड होते हैं वो डायरेक्टली ड्रिल किए जाते हैं फील्ड में बाय ट्रैक्टर पावर्ड मशीन, यानी कि जो यहां पर ट्रैक्टर पावर्ड मशीन है उसमें जो एक तरीके से उन्हें कहते हैं। आप लोगों ने स्प्राउटेड ग्रेम्स के बारे में पढ़ा है, जैसे आप लोग जैसे या तो मूंग की दाल को या फिर आप लोग जो चने होते हैं उनको भिगो कर रख देते हैं, एक रात भिगोए, अगले दिन क्या किया, उसको पानी में से निकाल के सिंपल रख दिया तो कटोरे में, ऊपर ढक्कन रख के उसके ऊपर, ठीक है। उससे क्या होगा, सुबह को आप लोगों को अंकुरित हुए देखे मिलेंगे, उसको बोलते हैं स्प्राउटेड ग्रेम्स, ठीक है। और सेम कंडीशन आप लोगों को मूंग की दाल के साथ में देखने को मिलेगी। तो वो इस तरीके से एक तरीके से क्या हो गया, उसमें एक छोटी छोटी चीजें निकल गई जिनको आप लोग अब आसानी से उगा भी सकते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है प्री जर्मिनेटेड सीड, तो डायरेक्टली ड्रिल किए जाते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से, यहाँ पर किसके अंदर, ये खेतों के अंदर डायरेक्ट उगाए जाते हैं। अरे हाँ, बड़ा ही सीधा सा शब्द यूज कर सकते हैं ना, अंकुरित जो बीज होते हैं, ठीक है। और मतलब अंग्रेजी में क्या बोले, बस स्प्राउटेड वगैरह, मतलब अंकुरित हिंदी में याद रखिए, ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओगे। अंकुरित जो होता है बेसिकली उसको खेतों में लगाया जाता है डायरेक्ट, तो उससे काफी अच्छा रहता है। तो कोई नर्सरी की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत के कोने में पहले उसको उगा रहे हैं और फिर खेतों में लगा रहे हैं। तो उससे क्या रहता है, आप लोगों को टाइम भी थोड़ा कम लगेगा, और इसके चलते यहाँ पर जो पुराने वाला मेथड है उससे ज्यादा बेटर ये बोला गया है। इसके चलते यहाँ पर क्या रहता है, हम लोग आसानी से यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से जो एक बार खेतों में नहीं कहते, एक तरीके से खेतों में सिंचाई करी एक बार और फिर उसमें क्या किया, उसको फिर नहीं करते, एक तरीके से उसको सूखने के बाद में हल्का हल्का सा फिर उसमें अपना
कल्टीवेशन कर दिया इसे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आसानी से यहाँ पर उगाया जाता है। तो डिफरेंट कैसे है कन्वेंशनल मेथड से, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अगर देखोगे आप लोग नर्सरी में क्या रहता है कि एक खेत है उसके से 5 से 10% में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पर जो पौध रहती है बेसिकली सैंपल्स उगाते हैं और फिर उनको यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में खेतों में उनको लगा देते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर जो खेतों में हाथों से लगाते हैं। किस किस ने यहाँ पर इसको फॉलो किया पैटर्न को, खेतों में जब सैंपल्स हाथों से लगाए जाते हैं, ये मैंने भी मतलब जब खेतों में लगाया करते तो हम लोगों ने भी यहाँ पर इसको एंजॉय किया। तो ये एक तरीके से ये काफी टफ प्रोसीजर होता है, आसान नहीं रहता है, इसमें मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। पर लेकिन अब यहाँ पर जो हम लोग डायरेक्ट ये सीडिंग ऑफ राइस कर रहे हैं यहाँ पर, इसके एडवांटेज क्या है? सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर यह है कि इसमें पानी काफी बच जाता है। दूसरा, लेबर कॉस्ट जो है वो काफी कम होगी और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट की लेबर कॉस्ट आती है वो लगभग 2,500 रुपए पर एकड़ आती है। तो सोचो किसानों का 2,500 पर एकड़ यहाँ पर बच जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर हर्बिसाइड्स की जो कॉस्ट आती है इसके अंदर में, तो वो भी कम रहती है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। और रिड्यूस करता है मेथेन एमिशन, क्योंकि वहां पर जब आप लोग भरते हैं उसके अंदर सारा काम करते हैं तो वहां पर मेथेन एमिशन काफी ज्यादा होता है। और ये मैंने आप लोग को बताया था, जो मेथेन है उसको CH4 बोलते हैं। अगर मेथेन का एमिशन जो है वो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो मेथेन का एमिशन जो होता है वो इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड में अगर 80 की मल्टीप्लाई कर देना, इतना ज्यादा बेसिकली मेथेन पावरफुल होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मेथेन अगर निकलना इन्वायरमेंट में ज्यादा स्टार्ट हो गया तो भाई साहब आग का गोला बन जाएगी पृथ्वी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मेथेन न निकले, इसके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन सारी चीजें सही नहीं होती है, कई बार कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो कई बार अवेलेबल नहीं होता है, जो खाद वगैरह डालना होता है वो अवेलेबल नहीं होता है ज्यादा। दूसरा यहाँ पर क्या रहता है, जो सीड्स की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी इसमें ज्यादा होती है। ट्रांसप्लांट वाले में क्या रहता है 4 से, जो बेसिकली उसमें क्या रहता है, उसमें उसके कंपेयर में यहाँ 4 से 5 केजी रहता है, वहाँ यहाँ पर 8 से 10 केजी लगता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें थोड़ी ज्यादा लगती है। लेजर लेवलिंग करनी पड़ती है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कई सारे खेतों में क्या रहता है, जैसे कि थोड़ी सी मिट्टी कहीं ज्यादा हो गई कहीं कम हो गई, तो यहाँ पर लेजर लेवलिंग करनी पड़ती है इसे उगाने से पहले। तो एक ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जबकि ट्रांसप्लांट में आप लोग ऐसा नहीं कुछ करना पड़ेगा। वहां पे ठीक है, इंसान वैसे भी वहां पर एक तरीके से नॉर्मल इंसान जो है नॉर्मल हाथों से उसमें घुसकर उसको उगा रहा है, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को नजर आएगी। इसी के साथ में टाइमली यहाँ पर चीजें काफी फोकस होती है और प्रॉपरली बिफोर मॉनसून अराइवल, उससे पहले यहाँ पर इसको खेती को इंप्लीमेंट किया जाता है। चलिए, ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अगर आप लोग खेती करनी है, अगर आप लोग किसान के बच्चे हैं और ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर चावल जो है, धान जो है वो उगाया जाता है, तो इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे इन सब के बारे में कि बताओ DSR क्या है। और वैसे भी अगर आप लोगों ने लिख रखा है कि आप लोगों के फादर या मदर जो है वो एक किसान की फैमिली से आप लोग आते हैं, तो वहां पर भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा DSR के बारे में। तो DSR के बारे में याद रखिएगा। अब जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो सोचकर मतलब आप लोगों को थोड़ी हैरानी होगी। आप लोगों को पता है कि 1 किलोग्राम चावल उगाने में कितना पानी लगता है? चलिए एक आप लोग एनालिसिस एक सोचकर बताइए कि जब 1 किलोग्राम चावल जो है वो मार्केट में आता है तो उसमें कितना पानी लगता है। ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 1 kg राइस को उगाने में खेतों में कितना पानी लगता है? तो ये काफी सरप्राइजिंग आप लोगों को लगेगा। अगर बात करें जैसे यहाँ पर पंजाब के अंदर में, अगर मैं एस्टिमेशन के बारे में बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो है ये खरीफ क्रॉप के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर पंजाब के अंदर में 31.45 जो लाख एकड़ में ये बेसिकली ये चावल उगाया जाता है, ठीक है। हालांकि फिगर ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी बहुत, पर लेकिन ये रटने वाली जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है यहाँ पर कि कितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना जो है उसके द्वारा बोला गया कि 1 किलोग्राम राइस को उगाने में लगभग 3,600 लीटर से लेके 4,125 लीटर पानी लगता है। अगर आप लोगों को इस बात पर यकीन न आ रहा हो तो आप लोग गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा, ठीक है, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो 1 kg राइस। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो 3,000 से लेके 5,000 किलोग्राम जो है, सॉरी लीटर, किलोग्राम नहीं, मतलब 1 किलोग्राम में इतने लीटर पानी यहाँ पर लगेगा। और ये द हिंदू बिजनेस का आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये आज का नहीं है, ये काफी पुराना है, 2017 का। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, जब हम लोग किसी दूसरे देश में जाकर बोल रहे हैं ना हम लोगों ने राइस बेच दिए हैं, अब की बार हमारा राइस का व्यापार बढ़ गया है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये कि भाई साहब राइस नहीं बेच दिया, तुम लोगों ने अपना पानी बेच दिया है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इतना पानी हम लोगों ने बेच दिया है जिसको उगाने में इतना ज्यादा यहाँ पर कॉस्ट आया था। इसलिए अमेरिका जैसे या फिर दूसरे जो यूरोप के जो अमीर कंट्री है ना, वो ये चीजें समझते हैं। वो इसलिए क्या करते हैं, वो देखते हैं कहाँ पे अच्छे अच्छे चावल उगाए जा रहे हैं और वहां से खरीद लेते हैं, अपना पानी बचा लेते हैं। बहुत ढेर शाने बनते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो नॉर्मली ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 2 तरीके के चावल होते हैं,
एक तो होते हैं लॉन्ग वेराइटी जो कि लंबा समय लेते हैं यहाँ पर कंप्लीट होने में, एक होते हैं शॉर्ट वेराइटी। तो यहाँ पर भी जो लॉन्ग वेराइटी है वो लगभग 158 डेज लेते हैं कंप्लीट होने में, शॉर्ट्स वाले लगभग 120 से लेके 140 दिन तक यहाँ पर लेते हैं। तो लॉन्ग वेराइटी वालों में जो पानी लगता है वो और ज्यादा लगेगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो मैंने अभी बताया यहाँ पर लगभग 3 के और 4 के बीच में, वैसे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि 3 के 5 के बीच में यहाँ पर पानी लगेगा, पर लॉन्ग वेराइटी जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट और ज्यादा लग गई। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं तो पानी जो है कितना ज्यादा खपत हो रहा है। और इसी के साथ में जो चावल आप लोग खाते हैं ना, उनको सोचा करो कि कितनी मेहनत से यहां तक आए, कितना पानी इनके ऊपर लगा है, तब जाकर आप लोग उनको एंजॉय कर पा रहे हो। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब बात करें जो वाटर यूज किया जाए पंजाब के अंदर हर साल, तो 203 लाख टन जो पेडी के अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर प्रोक्योर किया गया। तो इसके चलते अगर बात करें यहां पर अगर राइस के बारे में, तो रिजल्ट जो है यहां पर जो एक तरीके से आफ्टर मिलिंग, तो यहां पर ये प्रोक्योर जो है वो रिजल्ट है यहां पर कितना, ये 135.98 लाख टन, यानी कि जो सेंटर जो प्रोक्योर करता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो चावल के अंदर जो पानी लगता है उसके बारे में अगर बात करें यहां पर अगर डीएसआर टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो 15 से 20% पानी जो है वो कम लगेगा। और ये यहां पर यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जा रहा है। और कई सारे केसेस में तो यहां पर 20 से लेके 23 तक भी यहां पर पानी कम हो जाता है। सोचो कि 1/4 के करीब पानी हम लोगों ने कम कर दिया अगर हम लोग डीएसआर का यूज कर रहे हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग ये सिस्टम, इस तरीके से अगर हम लोग उगाते हैं खेतों में, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। अगर बात करें डीएसआर जो है यहाँ पर 15 से लेकर 18 इरिगेशन राउंड जो है वो देखने को मिलते हैं, जबकि नॉर्मल वाले में यहाँ पर 25 से लेकर 27, यानी कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जिसमें खेत में चावल यानी कि गेहूं यानी कि गेहूं नहीं, जो धान लगा हुआ है वहां पर मैक्सिमम टाइम पानी में खेत में पानी भरा ही होगा, ठीक है। तो खेत में पानी भरा रहेगा तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इससे एक अंदाजा भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर राइस के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा ये स्टेपल फूड के अंदर में आता है जो काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, बेसिकली स्टेपल कैटेगरी उसको बोलते हैं। टेम्परेचर जो चाहिए 22 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो थोड़ा सा जो गर्म वाले इलाके खासकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर अराउंड 150 से लेके 30 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा पानी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो मैंने भी बताया। डीप क्ले और लूमी सॉइल चाहिए यहाँ पर, ये भी आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। और ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर इससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बन जाता है, इसलिए बोलता हूँ ये करंट और स्टैटिक का मिक्सचर है आप लोगों का, जो कि अच्छे लेवल पर आप लोगों की चीजें तैयार कराता है। कई सारे बच्चे जो है पेपर देने जाते हैं तो पेपर देकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। जो भी पेपर देकर आया करो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करो। टॉप कौन है राइस प्रोड्यूस करने में, तो यहां से क्वेश्चन अगर बन दे तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया, भाई साहब यहां से बन गया। वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये वो राज्य हैं जो कि टॉप राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो चावल प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर टॉप 5 राज्य है। और अगर वर्ल्ड लेवल पर मैं बात करूं सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस कौन करता है, तो वो करता है चाइना, और दूसरे नंबर पर करता है इंडिया। यानी कि दुनिया में टॉप 2 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री में चाइना और इंडिया टॉप पर शुमार देखने को मिलेंगे। हमारे देश में आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है, सबसे ज्यादा चावल खाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर गेहूं। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसी के साथ में हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन, इसी के साथ में कृषि जो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव भी हैं यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए। तो जो भी यहाँ पर अच्छी चीजें चल रही हैं वो हवाबाजी में नहीं चल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है, किसी ने एफर्ट डाला है, उसके बाद में ये रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैप भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहेंगे तो ये मैप के अंदर लोकेशन है कहाँ कहाँ पर जो इंडिया के अंदर में राइस जो है वो कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। तो ये एरिया आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जो कि आप लोग देखते हैं। अगर बात की जाए तो खासकर ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर हम लोगों ने बात की थी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो ये जरूर याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर पूछ ले राइस के बारे में तो याद रखिएगा ये खरीफ क्रॉप है, पर लेकिन अगर पूछ ले गेहूं के बारे में तो ये एक रबी क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो यहां से भी कई बार आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी खरीफ क्रॉप है और कौन सी रबी क्रॉप है। अगर इसके बारे में आप लोगों को ठीक नॉलेज रहेगी तो अच्छे से क्वेश्चन का अटेम्प्ट आप लोग कर पाएंगे। और कुछ कॉमन सेंस की भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोगों को लगेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से जब रबी और खरीफ वाला टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा रहा था। 2019 में यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ से आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़िए, बोला गया कि एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन हैज द, ये एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया कि लास्ट 5 ईयर में, तो आप लोगों को खरीफ क्रॉप के बारे में बात करनी है। तो राइस कैसी है, खरीफ क्रॉप है। अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बातों ही बातों में बताया था
कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है वो चावल खाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर बात करें गेहूं के। तो एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, तो नॉर्मल सी बात है वो तो हाईएस्ट होगा। तो पहली स्टेटमेंट अगर आप लोगों को पता है सही है, तो दो स्टेटमेंट तो आप लोग की वैसे ही गायब होगी। तो आर्टिकल अगर आप लोग ढंग से अगर पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कि आप लोगों का अब क्वेश्चन सही होने के चांसेस 50-50 हो गए। पहले क्या थे, पहले आप लोगों का 1/4 था आप लोग क्वेश्चन चांस होने से ही, पर लेकिन अब क्या हो गया, अब 50-50 हो गया। यानी कि अब अगर आप लोग चीजें ट्राई करेंगे तो अब ज्यादा अच्छे से आप लोग चीजों को ट्राई कर पाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन द ऑयल सीड, यानी कि ऑयल सीड से ज्यादा है जवार के अंदर में। क्या जवार ज्यादा यूज होता है पशुओं के खाने का या फिर ऑयल सीड? हर एक घर में तेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से जो हर घर में तेल की रिक्वायरमेंट है, खासकर इंडिया के अंदर में, और दुनिया भर का हम लोग तेल बाहर से भी खरीद कर लेकर आते हैं। तो एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन द ऑयल सीड, तो ये हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑयल सीड जो है वो ज्यादा कल्टीवेट किया है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वो इनकरेक्ट है। अगर आप लोगों को ये पता चल गया दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ से आंसर आ गया और आंसर आप लोगों का ए हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लोग यूज करेंगे तो कई बार तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी आप लोग को एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन का आंसर देकर आप लोग निकल जाएंगे। तो कॉमन सेंस को हमेशा इस्तेमाल करिए एग्जाम के अंदर में, तो आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग ये माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कुछ यहाँ पर बातें भी दे रखी हैं वैसे, राइस का कल्टीवेशन कितना हो रहा है, इसी के साथ में कोरस जो सीरियल है उनका, ऑयल सीड का, शुगर कैन का और कॉटन का। तो ये एरिया मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर शुगर कैन के बारे में सुनते तो हैं, पर लेकिन अगर एरिया के बारे में आप लोग बात करेंगे वो इतना नहीं है। शुगर कैन का इन तीनों के चारों के कंपेयर में कम देखने को मिलेगा, ठीक है। पर राइस जो है वो सबसे टॉप पर है अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कॉमन सेंस से यहाँ पर यूज करोगे, क्योंकि मैंने अभी कुछ बातें आप लोग आर्टिकल में ऐसी बताई थी जो डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट आप लोगों के माइंड में अगर फिक्स हो गई तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। बोला गया है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर बात करें यहाँ पर कि कौन सी कंट्री यहाँ पर लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्ट करती है लास्ट 5 ईयर में, तो चाइना, इंडिया, म्यांमार और वियतनाम। तो मैंने अभी बोला कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो राइस उगाने वाले देश कौन से हैं, तो वह है चाइना और इंडिया। और मैंने अभी बताया यहाँ पर कि कई सारे लोग समझदार हैं कि अपने देश से राइस जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और इंडिया जो है वो दबाकर एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करने वाला जो देश है वो इंडिया है अगर यहाँ पर बात की जाए। तो आंसर इसका यहाँ पर बी हो गया। तो यहाँ पर अभी ये मैंने नहीं बोली बात है, यहाँ पर ये बोला है एपिडा यहाँ पर बोला है, इनके एग्रीकल्चर एंड, देखिए आप लोगों को हमारी कंट्री में एक तरीके से एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर बताती है कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर चीजों का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बात की जा रही है एग्रीकल्चर एंड प्रसंगन जो फूड प्रोड्यूस जो यहाँ पर है हमारी कंट्री प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका वो यहाँ पर ये काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ऑल राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर अगर बात करें एवरी ईयर 50 लाख मैट्रिक टन जो है वो राइस एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, यानी कि सबको अगर इकट्ठा कर ले हम लोग मिलाकर तो यानी कि देश में से चावल बेचा जा रहा है। और मैंने अभी बताया आप लोगों को 1 किलोग्राम राइस की जो कीमत होती है वो लगभग 3 से लेके 5 जो आप लोगों को बताया अभी यहाँ पर 1000 लीटर पानी की लगती है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए कितना लीटर पानी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट आप लोग ये सोचने के लिए है, बाकी आप लोग देखिए आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में। ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला गया, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट यानी कि कपास, मूंगफली, धान और गेहूं, इसमें से कौन कौन सी खरीफ क्रॉप है अभी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। तो व्हीट क्या है, चौथा तो नहीं है यहाँ पर, अभी बताया मैंने व्हीट कौन सी थी यहाँ पर, रबी क्रॉप थी। तो 2 ऑप्शन आप लोगों के सामने सामने 7 डायरेक्ट कट हो गए, ठीक है। देखा, इस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व होते हैं अगर आप लोग ढंग से अटेम्प्ट करेंगे चीजों को। अभी बताया मैंने, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं उससे। अभी बात करें तो व्हीट जो है ये बेसिकली नहीं है, राइस है, खरीफ क्रॉप। तो यानी कि या तो आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, या तो आप लोगों को यहाँ पर बी देखने को मिलेगा सही, या फिर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा सही, ठीक है। अभी यहाँ पर कम से कम 50% तो खत्म हो गया काम। अभी यहाँ पर राइस है, तो तीसरा तो आप लोगों को पता है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अभी ग्राउंड नट के बारे में और इनके कॉटन के बारे में नहीं पता है, तो हल्का सा इनके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। कॉटन के बारे में भी हम लोगों ने बातें की थी, अगर आर्टिकल आप लोगों को याद हो, कि कॉटन जो है यहाँ पर अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि इसके ऊपर ड्यूटीज वगैरह जो है, थोड़ा टैक्स वगैरह जो है वो कम लगाया जाए, ताकि हमारी कंट्री में जो कपड़े का उत्पादन है वो बढ़े। तो उस टाइम पर भी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों की तीनों है, कॉटन, राइस और इसी के साथ में जो ग्राउंडनट है, ये सारी की सारी आप लोगों को खरीफ क्रॉप के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया, ग्राउंडनट हो गया यहाँ पर, ठीक है, कॉटन हो गया और राइस हो गया। तो यार ये क्वेश्चन आप लोग यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे गए हैं और ये उदाहरण है आप लोगों के सामने। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट और स्टैटिक का कैसा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों को चीजें बतानी थी एक्चुअली।
तो यूपीएससी प्रीलिम्स जेएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के अंदर आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। 5G को रोल आउट करने की बात की जा रही है अगस्त सितंबर के टाइम पर हमारे देश में, और अलग अलग कंपनी जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। पर एक सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है प्राइसिंग का। मतलब क्या है, आप लोग ये सोचिए आज के दिन में आप लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसमें नेटवर्क आते हैं एयरटेल के, जियो के या फिर किसी और के, तो वहां पर उनके द्वारा एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत विकास किया गया। यानी कि पहले आप लोग जब यहाँ पर 1G यूज किया करते थे 2.4 kbps स्पीड आया करती थी भाई साहब, सोच लो कि यहाँ पर बस बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आगे 2G आ गया, ठीक है, 64 kbps आने लगी, डिजिटल वॉइस प्लस सैंपल डेटा आप लोग, सिंपल डेटा आप लोग यहाँ पर देखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। 3G में आकर थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ पर 2000 kbps की स्पीड बढ़ी और ब्रॉडबैंड आने स्टार्ट हो गए। फिर यहाँ पर 4G आया, इसने चीजें चेंज करी, और जब 4G आया तब लोगों ने यहाँ पर, आज के दिन में मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये 4G की करामात है, वरना यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी। अब 5G जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो काफी अच्छे लेवल पर, तो यहाँ पर 1 Gbps आप लोग यहाँ पर स्पीड देखने को मिलेगी, तो ये काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों को यहाँ पर चीजें नजर आएगी। जो खासकर यहाँ पर जो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एक रियल टाइम में चीजें बताई जा सकेंगी, यानी कि काफी अच्छे लेवल पर इंटरनेट यूज यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि आने वाले टाइम पर इंटरनेट की दुनिया को चेंज करने वाला है, जो 5G यहाँ पर आएगा। तो इसके चलते क्या करना पड़ेगा, जो भी कंपनी यहाँ पर इस एरिया में काम कर रही है उनको अपना ढांचागत विकास करना पड़ेगा, उनको अच्छे लेवल पर चीजें लेकर चलनी पड़ेगी, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर चीजों को समझ सकते हैं। यानी कोई भी कंपनी अगर यहाँ पर आज के डेट में काम कर रही है तो उसको समझना पड़ेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है इस फील्ड में, तो ही जाकर चीजें जो है वो सुधर पाएगी। अगर नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर चीजें नहीं सुधरेंगे। तो चीजें सुधारने के लिए यहाँ पर जरूरी है कि यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वरना पुराना जो चल रहा है वही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। इस यहाँ पर बेसिक मुद्दा यहाँ पर यार देखो ये है कि आज की डेट में अगर यहाँ पर ये ढांचा बढ़ता है तो उसके साथ में कई सारे और भी आप लोगों को जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, और भी कई सारे इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लीजिए आज की डेट में इंटरनेट अच्छा यूज होने लगा, ठीक है, तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लोगों के हाथ में यहाँ पर लगनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन स्पेक्ट्रम की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई है, इसकी वजह से टेलीकॉम जो कंपनी है वो यहाँ पर मिस्टर साहब को बोल रही है यार थोड़ा सा कम करो ताकि हमारी जिंदगी जो है वो थोड़ी सुधरे। तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ रहा है। मोर और लेस अगर बात की जाए तो देखिए ऑक्शन जो होना है उसके टाइम पर देखा जाएगा लगभग जून के महीने में क्या क्या यहाँ पर चीजें को इंक्लूड करके चलना है। पर लेकिन प्राइसिंग जो है उसको देखा जाएगा कि लॉजिकल प्राइसिंग रखी जाए, ताकि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है जो कंपनी वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सके। मोर देन यहाँ पर बात की जा रही है 1 लाख जो मेगा हर्ट्ज है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिकमेंड किया जा रहा है ऑक्शन के लिए। तो इससे आने वाले टाइम में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और लगभग यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो रिजर्व किया जाएगा प्राइसिंग 5 लाख करोड़ फॉर 20 साल के लिए, यानी कि 5 लाख करोड़ यहाँ पर 20 सालों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। 5G के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पर लेकिन हर एक चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोग बोलोगे हैं 5G के भी नुकसान है, जी हाँ 5G के भी नुकसान है, वो बाद बताऊंगा, पहले फायदे देखते हैं, ठीक है। फायदे क्या क्या है, यानी कि प्रोज क्या क्या है। हाई स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी शानदार डिवाइस के, जो आप लोगों को 4G में देखने को मिलती है, उसके कंपेयर में एक और हाई लेवल पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। लो लेटेंसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझिए। मान लीजिए मैं वीडियो आप लोगों को लाइव पढ़ाने लगूं तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं और जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उसमें जब थोड़ा सा गैप आता है तो वो लेटेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो लेटेंसी जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है, बेसिकली ये बोला जाता है। तो उसी के चलते यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर उसमें कमी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल बहुत ही कम करेगा और वर्चुअल रियलिटी को और ज्यादा एफिशिएंसी में लेकर आएगा। यानी कि लोग जो है उसको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी बिल्कुल इसी टाइम पर सारी चीजें चल रही हैं, कोई भी उसमें गैप देखने को नहीं मिलेगा। इंक्रीज करेगा कैपेसिटी एज कंपेयर टू 100 टाइम जो 4G में थी, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मोर बैंडविथ, यहाँ पर 5G के अंदर में और ज्यादा बैंडविथ, यानी कि और ज्यादा डेटा को आप लोग आसानी से ट्रांसफर यहां पर कर पाओगे। इसी के साथ में कई सारे इनोवेशन निकल कर आएंगे। कल को चलकर अगर ये सारी चीजें होती है तो ऐसा होगा कि लोग जो है बिल्कुल लाइव बैठकर सारे काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि और प्रोडक्टिव वे में चीजें आप लोग को अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगी और इफिशिएंसी में आप लोग को चीजें आगे आने वाले टाइम में निकल कर आएगी, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पावरिंग इनोवेशन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग ड्रोन या सेंसर के बारे में अगर बात की जाए तो, ठीक है। लेसर टावर कंजेशन आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि और अच्छे लेवल पर चीजें होंगी, जो कंजेशन वगैरह रहता है उसमें भी यहां पर कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये भी पॉजिटिव चीजें यहां पर निकल कर आती है। लो लेटेंसी के बारे में याद रखिएगा जो मैंने बताया, तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने बता दी। अच्छा ये भी करेगा वो भी करेगा, तो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ बड़ा अच्छा रहेगा, 5G आ जाएगा तो जो रो रो के चीजें चल रही है उससे छुटकारा मिलेगा, कुछ अच्छी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी।
पर लेकिन कई सारे इशू भी यहाँ पर निकल कर आने वाले हैं। सबसे पहले तो लिमिटेड ग्लोबल कवरेज है यहाँ पर। देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई अगर अच्छी स्पीड लेकर आनी है तो यहाँ पर अच्छी स्पीड जो है उसके लिए ज़्यादा डिवाइसेस आप लोगों को यूज़ करनी पड़ेंगे, क्योंकि एक डिवाइस जो है कितने एरिया को कवर कर सकती है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पर मेन डिसएडवांटेज है उसके बारे में अगर बात की जाए, ग्लोबल कवरेज एरिया जो है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा, स्पेसिफिक लोकेशन को यहाँ पर ये कवर कर पाएगा, ठीक है। इसी के साथ में डिक्रीज करेगा ब्रॉड जो यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग डिस्टेंस है यहाँ पर ये, ठीक है। तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी जो 4G के कंपेयर में यहाँ पर स्पीड तो ज्यादा आएगी, पर लेकिन 4G का एक खंभा जितना चीजें कवर कर लेता है उतना 5G का खंभा कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। अपलोड स्पीडिंग अच्छी रहेगी, पर लेकिन डाउनलोडिंग स्पीड में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी, ये बातें यहाँ पर की जा रही है। यानी 5G में अगर बात करें इंश्योर करेगा कि यहाँ पर एक तरीके से हाई डाउनलोडिंग स्पीड, ठीक है, पर लेकिन अदर हैंड अपलोडिंग जो स्पीड है वहां पर वो ज्यादा बेटर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी बड़ा इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि मेरे लिए दिक्कत रहेगी वीडियो को अपलोड करने में, नॉट ओवर 100 Mbps, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि मुझे दिक्कत रहेगा क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, तो जहाँ पर जो दूसरे एंड पर आप लोगों को फायदा रहेगा हालांकि, ठीक है। इसी के साथ में एक तरीके से जब यहाँ पर हाई स्पीड हाई कनेक्शन रहेगा तो बैटरी का भी इस्तेमाल जो है वो काफी एक तरीके से टकाटक तरीके से आप लोगों की बैटरी जो है वो खत्म होती है आप लोगों को नजर आएगी। साइबर सिक्योरिटी में जब इतना इंटरनेट अभी यूज चलता है, अगर उसमें हाई इंटरनेट अगर यूज होगा, ये देखने को मिलेगा कि इतने ही ज्यादा फास्ट आप लोग यहाँ पर ये केसेस निकल कर आएंगे साइबर थ्रेट से रिलेटेड। तो ये काफी बड़ा इशू आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो भी एक मुद्दा आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएगा, उसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि कई सारे इश्यूज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, इसको आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर लेसर टावर कंजेशन, ये तो सारी मैंने चीजें बताई थी। बाकी यहाँ पर कौन से में अभी बात करें, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट, क्योंकि जितना ज्यादा हाई सिग्नल होगा उतनी जल्दी चीजें, लैक ऑफ इंस्क्रिप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा कनेक्शन प्रोसेसिंग में, यानी कि एक तरीके से फास्ट स्पीड है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ इशू देखने को मिल सकते हैं। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो चैलेंज क्या क्या है, क्रिटिकल ढांचागत विकास करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी रो रही है कि हम लोग यहाँ पर ढांचागत विकास नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी यहाँ पर देखना पड़ेगा, कितना पैसा लगा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। कैपिटल इन एजुकेशन, यानी कि बता मैंने अभी यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें दिक्कत देखने को मिलेगी। एडेप्शन लेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है, डिजिटल डिवाइस कितनी कन्वर्ट हो पा रही है। अभी भी बहुत सारे फोन ऐसे जिनमें 5G आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। किस एरिया में सर्विस प्रोवाइड करा जाए, तो नीड्स ऑफ सर्विस देखने को मिलेगी, प्रीवियस टेक्नोलॉजी से कितना ज्यादा अच्छा है और कितना यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुद्दे, अगर इनके बारे में बात की जाए। आज की डेट में अगर बात करूं इंटरनेट यूजिंग के बारे में आप लोगों से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि यहाँ पर 2003 में हमारी कंट्री जो थी वो काफी नीचे आया करती थी इंटरनेट यूज करने के मामले में, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर हम लोग लगभग दूसरे नंबर पर हैं चाइना के बाद में इंटरनेट यूज करने वाली पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब है डिजिटल के फील्ड में हम लोगों ने काफी शानदार एंट्री की है, पर लेकिन इतने अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी कि हम लोग को इसमें काम करना है, डिजिटली लोगों को और ज्यादा जागरूक करना है आने वाले टाइम में। ये तो अभी पुराना डेटा है, 2022 में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी और भी ज्यादा यहाँ पर चीजें बढ़ चुकी हैं, इंटरनेट का और ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में। अगर बात करें कोविड-19 के बाद में, तो खासकर इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। अगर बात करें रूरल इंडिया में भी यहाँ पर काफी सारे लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इसी के साथ में अर्बन इंडिया में भी, ठीक है। यहाँ पर बात अगर की जाए तो यहाँ पर ये क्या है, एक सेकंड, यहाँ पर अगर एज ग्रुप के बारे में आप लोग बात करें, एज ग्रुप में, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 15 से लेके 12 से 15, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप देखने को मिलेगी 20 से लेके 29 के बीच में, ये एज ग्रुप सबसे ज्यादा इंटरनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर इसके बारे में आप लोग बात करें, ठीक है। यहाँ पर इसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जेंडर के बारे में, ठीक है, ऑल मेल रूरल और अर्बन के बारे में बात करें, ठीक है। यहाँ पर अगर ये जो जेंडर जो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो उसको समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ठीक है। मेल आप लोग को गांव में ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू बेसिकली सिटी में। तो देखिए फीमेल और मेल दोनों यूज करते हैं, पर गांव में आप लोग को मेल ज्यादा देखने को मिलेंगे, फीमेल के पास में नहीं रहता है। इंडिया में अगर बात करें अभी भी चाइना से बहुत पीछे हैं, आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये कुछ एरिया है जिसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग। ये डेटा में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, ये मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। मतलब गांव में ज्यादा है, मतलब रूरल इंडिया में ज्यादा कैसे हो रहे हैं, अर्बन में ज्यादा होने चाहिए थे ना। चलिए इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी के तो पूछा गया था यहाँ पर 2016 में, लाइफ आई के ऊपर पूछा गया यहाँ पर, बेसिकली रिसेंटली न्यूज में भी था उस टाइम पर। यहाँ पर ये तो बोला गया कि यहाँ पर ये यूज करता है लाइट एज ए मीडियम फॉर द हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है कि यहाँ पर इट इज वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सेवरल टाइम फास्टर देन द वाईफाई। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये बताना है। ए में बोला गया यहाँ पर बेसिकली वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको।
सही आंसर क्या है यहाँ? सही आंसर इसका सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो लाइट को यूज करता है ट्रांसमिशन के लिए, और जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, और सेवरल टाइम फास्ट है, पर लेकिन रेंज इसकी लिमिटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां तक लाइट की रेंज है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, डाउन टू अर्थ की यहाँ पर ये न्यूज है। इन्वायरमेंट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। हमारी कंट्री के चारुदत्त मिश्रा साहब जो हैं, उनको अभी यहाँ पर एक अवार्ड मिला गया है जिसको बोलते हैं व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2022 के लिए। तो इनके लिए कंजर्वेशन का काम किया गया है, नॉट इन इंडिया, इवन बाहर भी। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मिश्रा है यहाँ पर, ये सेकंड जो WFN इनको यहाँ पर मिला है, पहले 2005 में मिला था, ठीक है। इनके द्वारा 12 कंट्री में काम किया गया, अफगानिस्तान, चाइना, रसिया। तो अफगानिस्तान में पहुंच गए, चाइना में भी और रसिया में भी, ठीक है। तो काफी अच्छे से काम किया गया, काफी आउटस्टैंडिंग ग्लोबल इनके द्वारा एक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी गई, और इसी के चलते रिकॉग्नाइज किया गया आउटस्टैंडिंग ग्लोबल प्रैक्टिस UN बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के द्वारा। व्हाइट अगर बात करें यहाँ पर, व्हाइटले जो गोल्डन अवार्ड है यहाँ पर, ये व्हाइटले बेसिकली गोल्ड अवार्ड जो है यहाँ पर इंटरनेशनल अवार्ड है यहाँ पर, जब बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, खासकर ये एक तरीके से इसमें जो एक तरीके से एम्बिशन होती है लोगों का, एक तरीके से एक पैशन होता है एक काम को करने का, तो इंस्पायर करता है एक तरीके से लार्ज स्केल पर चेंज, कि हाँ इसकी वजह से चेंज आ रहा है। यहाँ पर जो बात करें पाउंड के बारे में, तो 1 लाख पाउंड यहाँ पर बेसिकली फंडिंग दी जाती है प्रोजेक्ट के लिए। जो रेसिपिएंट है यहाँ पर, जिनको यहाँ पर ये अवार्ड मिलता है, एक तरीके से ये आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर पाउंड जो होते हैं अगर बात करें, तो लगभग मोटे मोटे तौर पर सर 92 रुपये में 1 पाउंड आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इसको रुपये में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 92 से मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोगों के सामने यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। बाकी यहाँ पर अगर बात करें, 6 और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर अवार्ड मिला है 2022 में, ठीक है, अलग अलग एरिया में। तो यहाँ पर एक है यहाँ पर इमैनुअल एमहोत, ठीक है, तो ये घाना से हैं। हालांकि सारे आप लोगों को नहीं देखने, एक कम से कम याद रख लेना यहाँ पर, ये है सोनम लामा, ठीक है। तो यहाँ पर रेड पांडा के लिए इनके द्वारा काम किया गया, और ये नेपाल से है। तो पड़ोसी का कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो 6 के नाम नहीं रखने हैं, कभी फिर बोलो कि सर सबके नाम रखने हैं, अपने देश वाले का नाम याद रखना है, और इसका बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। अगर बाकी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इनका नाम आप लोग को देखने को मिलेगा, ये है मिकेला कैमिनो, ठीक है। इनका तो इमैनुअल अमोहो हो गया, ठीक है। इनका ये है बेसिकली अर्जेंटीना के, और वह है घाना के। तीसरे नंबर के जो पर्सनैलिटी है यहाँ पर, इनका नाम है पाबेलो हॉपमैन, ये ब्राजील के हैं। तीसरे सोनम लामा, मैंने अभी बता दें यहाँ पर, ये बेसिकली नेपाल के हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, इनका नाम है एस्टेला मेल्डे, ये साओ टोम प्रिंसिप, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक आइलैंड है, इसको जाकर मैप में निहार सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर डेडी यंसिया, ठीक है, इंडोनेशिया के देखने को मिलेंगे। तो सुमित्रन राइनोस के लिए, इनके द्वारा सी टर्टल के लिए, इनके द्वारा फॉरेस्ट रीजन के लिए, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए काम किया गया है। अर्जेंटीना में ड्राई चाउस है, उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रोकोडाइल के लिए। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को जो मिला है, उनके द्वारा पांडा, ठीक है। तो पांडा को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो इस तरीके से मैच करने के लिए पूछ ले कौन कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर स्नो लेपर्ड के बारे में बात करें तो साइंटिफिक नेम है यहाँ पर पैंथरा अंसिया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो पाया जाता है कहाँ पर, ये एशिया में जम्मू के अंदर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ में यहाँ पर प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो याद रखते हैं वनरेबल है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। CITES में यहाँ पर इसको अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको ये शेड्यूल 1 में, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ से अगर बातें करें तो। यहाँ पर इसके लिए कंजर्वेशन के एफर्ट चलाए गए 2009 में, स्नो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। 2003 में यहाँ पर ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोग्राम थे यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, ये क्या है यहाँ पर, हिमल संरक्षक कम्युनिटी जो है वॉलंटियर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पर पादमाजा, जो बेसिकली पादमाजा नायडू हिमालय जो जूलॉजिकल पार्क है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने यहाँ पर, नाक में ना खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग जो प्रोग्राम है वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये मैंने भी आप लोगों को यहाँ बताया कहाँ पर है। ये आंसर आप लोगों के सामने है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर ये पर्टिकुलर आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पर, ये आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये आप लोगों को पढ़ा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। प्रीलिम्स फोकस के बारे में अगर बात करें न्यूज एनालिसिस के अंदर, तो यहाँ पर श्रीलंका के जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्सा, उनके द्वारा क्विट कर दिया गया, क्योंकि श्रीलंका में आप लोगों को पता है कंडीशन जो है वो काफी खराब हो रखी है, रुपी जो है वो काफी नीचे यहाँ पर चला गया है। इसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, रुपी वर्सेस डॉलर की वीडियो है, उसको टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड करा दूंगा।
जाकर सर्च कीजिएगा रुपी वर्सेस डॉलर कैसे ऊपर नीचे होता है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको देखना, कई सारी बातें आप लोगों को नहीं जानने को मिलेगी। देशद्रोह के चार्ज के बारे में बात की जा रही है, जो कि सेक्शन 124 के अंदर लगाया जाता है इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के, उसमें चेंज करने की बात यहां पर की जा रही है। तो सेंटर ने अभी एक्सेप्ट किया है कि देखते हैं क्या क्या चीजें की जा सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो मेडल था नोबेल प्राइज का वो फिलहाल नहीं मिल रहा है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर बेसिकली सीबीआई जो है फेल हो गई उसको रिकवर करने में, तो ये काफी लंबे समय से यहाँ पर ये इशू चल रहा है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी भी हम लोगों ने देखी थी 7 मई को। किन 3 कंट्री के संविधान जो बेसिकली राष्ट्रीय ज्ञान है इनके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किए गए या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। आसनी के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ये भी वीक हो गया है। किस कंट्री के द्वारा इसका नाम दिया गया है ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर सही आंसर देता है। ठीक है, जो क्विज जो वो है जो आप लोग का जो सुडोकू है वो प्रोवाइड करा दूंगा। और फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर ये जरूर करना, 11 बजे पूरा आप लोगों का वीडियो आएगा, काफी शानदार, कोई डाउट आप लोगों को इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये आप लोग का डी होगा। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आसाम के कई बार यहाँ पर चीजें पूछ भी ली जाती हैं। यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है, बेस ईयर 11-12 आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो यूज किया गया था ये पहली बार यूज किया गया था, ए है इसका आंसर। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट हो तो बताना, नेक्स्ट वीडियो मिलता हो, तब तक करना ध्यान रखिए और पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।